वर्तमान सरकार ने युवाओं को रोजगार के वादे के साथ सत्ता में आई थी। अब उन युवाओं को इंतजार है उस दिन का जब उन्हें रोजगार मिले। सरकार ने अपनी मंशा एक विशेष मंत्रालय के गठन के साथ साबित कर दी जब उन्होंने स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री का गठन किया और इस मंत्रालय का कार्यभार भी एक युवा मंत्री को सौंपा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कौशल विकास, उद्यमशीलता, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं किस तरह के कदम सरकार उठा रही है देश में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। सरकारें वादे जरूर करती हैं रोजगार के, लेकिन जमीनी हकीकत तक उन्हें पहुंचाना एक मुश्किल कवायद होती है। लेकिन आपकी सरकार ने जिस तरह से मंत्रालय का गठन करा वो संजीदा है इस पूरे मुद्दे पर, ये दिखता है। क्या चुनौतियां हैं आपको, आपके सामने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में? सबसे पहले तो मैं ये रखना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि युवा प्रशिक्षण का काम इस देश में नहीं हो रहा था, लेकिन कैसे हो रहा था, कहाँ हो रहा था, किस अनुपात में हो रहा था, कौन करा रहे थे, इसकी कोई परिभाषा नहीं थी। और अगर दुनिया की तुलना में हम बताना चाहें, और ये आंकड़े आपको समझना बड़ा आवश्यक है कि आखिर कौशल का अनुपात भारत में क्या है और दुनिया की तुलना में, और क्यों इस मंत्रालय के गठन की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की। चीन जैसा देश जिसकी आबादी लगभग 1.5 बिलियन के आसपास है, उसमें 45% लोग, यानी कि हर 100 में से 45 व्यक्ति ऐसा है जिसे कौशल प्राप्त है और रोजगार के लायक है। आगे बढ़े ब्रिटेन में लगभग 68% लोग, जापान में लगभग 80% लोग, जर्मनी में 74, यानी कि 100 में से 74 व्यक्ति के पास कौशल है और उसे रोजगार मिल सकता है। कोरिया में 96% लोग, भारत में आज की स्थिति में मात्र 3.5% लोगों को कौशल प्राप्त है। और यही दिखाता है कि कितने हम पीछे हैं कौशल के क्षेत्र में। दूसरी तरफ हमारे यहाँ भारत में जो असंगठित क्षेत्र में जो लोग हैं और जिनको हायर एजुकेशन से, उच्च शिक्षा से हट करके जो लोग स्कूल ड्रॉप आउट से लेके अशिक्षित, शिक्षित से लेके स्कूल ड्रॉप आउट तक जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसकी संख्या लगभग 402 मिलियन के आसपास है, लगभग 40 करोड़ के आसपास। प्रत्येक माह लगभग 10 लाख लोग, 1 मिलियन लोग वर्कफोर्स में जुड़ते हैं। तो यानी कि लगभग अगले 5 वर्षों में 50 ऐसे 5 मिलियन लोग, हर वर्ष 10 मिलियन लोग, 12 मिलियन लोग, और अगले 5 वर्षों में 60, तो लगभग 460 मिलियन के आसपास अगले 5 वर्षों में लोगों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। शायद इन्हीं आंकड़ों को देख करके देश के प्रधानमंत्री ने महसूस किया कि एक अलग मंत्रालय की आवश्यकता है, और 67 वर्षों के बाद भारत में पहली बार एक अलग मंत्रालय की स्थापना की गई जिसका नाम दिया गया कौशल विकास। तो राजीव जी, क्या आप मानते हैं इतने साल की जो लंबी कवायद है, आपने शुरू में ही कहा कि कौशल विकास के लिए एक लंबे समय से काम चल रहा था, क्या हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए थे? देखिए, हासिल नहीं किया? आप बिल्कुल सही सवाल। अभी तक जो भी हमारा जो उद्देश्य रहा या जो हमारा टारगेट रहा है वो मूल रूप से शिक्षा रहा है। तो लेकिन आज ये स्थिति है कि 12 साल तक की शिक्षा है, लेकिन 12 साल की शिक्षा स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन तक, सेकेंडरी एजुकेशन तक हो सकता है ये शिक्षा आपको मिला हो, लेकिन आपको रोजगार दिलाने लायक नहीं है। लेकिन 12 साल की स्कूली शिक्षा के साथ अगर 12 हफ्ते की ट्रेनिंग हो जाए तो आपको 15 से 20 हज़ार की नौकरी मिल सकती है, इसकी संभावना बढ़ गई। और आज भी जैसे अगर कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में देखें, आज लगभग 3.25 करोड़ लोगों की ज़रूरत है, जिसमें मेसन्स, वायर बेंडर्स, प्लम्बर्स, बहुत प्रकार, इलेक्ट्रिशियंस, बहुत तरह के लोगों की आवश्यकता है। रिटेल के क्षेत्र में लगभग 1.7 करोड़ लोगों की आवश्यकता है। लाइफ साइंसेस, हेल्थ में, ऑटोमोटिव में, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें इंडिविजुअली बड़ी संख्या में लोगों की ज़रूरत है। और जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं, तब तक वो संभव नहीं है जब तक हमारे पास कौशल युक्त वर्कफोर्स नहीं हो। तो इसलिए ये अपने आप में एक बड़ा मुहिम है और देश के प्रधानमंत्री ने इसी की शुरुआत करने की चर्चा की है। और हम इसकी शुरुआत और इसको करने का तरीका क्या होगा, इसको करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल स्किल मिशन, पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने इस काम को स्वयं स्वीकारा है और उसे मिशन के रूप में उसकी अध्यक्षता स्वयं कर रहे हैं और स्वयं उस पूरे अभियान को चलाएंगे जिसकी शुरुआत वो करने वाले हैं। क्या आप मानते हैं प्रधानमंत्री और मौजूदा सरकार, जो लंबे समय से एक तरह से हाशिए पे पड़े लोग थे और उनसे जुड़ी ये समस्याएं मुख्य रूप से कही जाती हैं, उनको दरकिनार कर दिया गया था? चाहे वो स्वच्छता मिशन की हम बात करें, शौचालय बनाने की बात करें, या फिर जिस तरह से आपने कहा कि स्किल का जो एक मिशन उन्होंने लिया है।
देखिए, उन्होंने कई सारे अभियान शुरू किए और सब अगर एकत्रित करके और एक रूप में हम लेके चलेंगे तो एक राष्ट्रीय विकास का जो स्वरूप है उभर के आएगा। लेकिन मानव संसाधन जिससे प्रशिक्षण देने की आवश्यकता बड़ी थी, उस क्षेत्र में शायद काम हुआ था, लेकिन इस पैमाने पर नहीं। देश भर में जो नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स हैं, हर कैमरामैन के पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति, इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके पास क्या प्रशिक्षण होना चाहिए, आप एज एन एंकर आपका क्या प्रशिक्षण होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और आप इस नौकरी से निकल के कहीं बाहर जाएं तो आपकी योग्यता का प्रमाण कहाँ है, इस तरह की व्यवस्था देश में नहीं थी। तो प्लम्बर से लेकर, इलेक्ट्रिशियन से लेकर के, वायरमैन से लेकर के, एक बड़े वाहन का ट्रक चलाने वाला और हैवी इक्विपमेंट्स जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हैवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जिसको बुलडोजर्स कह ले, उसको ग्रेडर्स कह ले, सड़क निर्माण के काम में बैकहो ऑपरेटर्स कर ले, एक्सकवेटर्स कर ले, कंक्रीट ट्रांसपोर्टर्स कर ले, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आज भी इस देश में नौजवानों की आवश्यकता है जो प्रशिक्षित नहीं है। राजीव जी, सुनने में ऐसा लगता है कि आने वाले समय में शायद जिस आदमी को हम देश में छुएं वो स्किल्ड होगा, जो योजना है, लेकिन इसमें शुरुआत कैसे काम करेंगे आप लोग, किस तरह से आगे बढ़े, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने में इसमें राज्य सरकारों की जरूरत है, इसमें साधन की जरूरत है, इसमें जो रूपरेखा तैयार की गई है, विभिन्न मंत्रालय जो भारत सरकार है वहाँ काम चल रहा है, उसका विस्तार करना है। बहुत सारे मंत्रालय इस काम को कर नहीं पा रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ना है। और इस दिशा में हम लोगों ने इस काम को पूरा करने के लिए, मान लीजिए स्कूल के शिक्षा के लिए BA पास, MA पास को हम टीचर बना सकते हैं, ट्रेनर बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतने बड़े लोगों को, इतनी अनुपात में लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए हमारे पास ट्रेनर्स का अभाव है, हमारे पास है नहीं। तो आखिर इस काम को कैसा पड़ेगा? तो इसके लिए हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ बढ़ने को, आज फौज में लगभग 60,000 लोग प्रत्येक वर्ष रिटायर करते हैं, और ये सब जूनियर कमीशन ऑफिसर से नीचे हैं, जो कहीं ना कहीं जो फौज में काम कर रहा है उसके पास एक तो 20 वर्ष का डिसिप्लिन है, 20 वर्ष का अनुभव है, और वो उसका कमिटमेंट है, लेकिन उसकी उपयोगिता अभी तक हम समझते हैं कि फौज से निकलने वाला हर आदमी को सिक्योरिटी का काम में लगाते हैं, लेकिन उनकी भी अगर उनके उस हुनर को पहचान करके, रिकॉग्नाइज करके, और इसीलिए तय किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ जो हमारा समझौता है, अंतिम वर्ष जो उनकी सेवा का होगा उन्हें ट्रेन किया जाएगा, ताकि जब वो समाज में बाहर निकल के आए, सिविल सोसाइटी में आए, तो उस सोसाइटी में आने के बाद उनके हुनर का ट्रेनर के रूप में, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी के रूप में, या फिर खुद के कारोबार के रूप में उसका उपयोग हो सके, और इसमें बड़ी संख्या है। इसी प्रकार से रेलवेज के साथ हमारा समझौता हो रहा है। तो कई क्षेत्रों में हम ये समझौता कर रहे हैं, ताकि भारत के भीतर, अब हमारे लिए बिल्डिंग निर्माण करना संभव नहीं है इस काम को शुरू करने, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, जो स्पेयर है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के पास है, उसको इस्तेमाल करके, स्कूल भवनें हैं जिसका उपयोग पूरा नहीं हो पा रहा है, शिक्षा के साथ जोड़ करके, तो बड़े हर मोर्चे पर बढ़ करके हम लोग कौशल विकास का काम कर रहे हैं। आपने रक्षा और रेल मंत्रालय का जिक्र किया, उनके साथ भी आप लोगों ने समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय में आप कह रहे हैं कि 60,000 पर्सनल हैं, तो नहीं, 60,000 अवकाश प्राप्त करते हैं, अवकाश प्राप्त जो करते हैं, उनसे आप किस तरह के काम में लगाएंगे, या फिर रेल मंत्रालय से? जैसे रेल मंत्रालय का मैं बताऊं, कितनी बड़ी संख्या में ये आपको मदद करने वाला है, हम ये जानना चाहते हैं। एक तरफ तो हमारे पास टारगेट है कि इतने लोगों को प्रशिक्षित देना है, इसके लिए व्यवस्था कहाँ है। आज भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी लोक उपक्रम है, और जिसमें लगभग 7,000 रेलवे स्टेशन हैं। मुश्किल से 1000 रेलवे स्टेशन है जहाँ पर गाड़ी रुकती है, प्रत्येक दिन उपयोग होता है। बाकी सब स्टेशन ऐसे हैं जहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं या नहीं रुकती हैं। लेकिन भारतीय रेल के पास एक ऐसी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं जो बाकी संस्थाओं के पास नहीं है। और भारतीय रेल देश के गुफाओं से ही नहीं गुजरती है, कई नदियों के ऊपर से गुजरती है, कई शहरों के बगल से गुजरती है, गाँव देहात से होकर गुजरती है। और आज बड़ी संख्या में लोगों का लाइफ लाइन जो है, जीवन रेखा, वो कहीं ना कहीं रेलवे से जुड़ा है। और उस क्रम में जो रेलवे स्टेशन से लगभग 6,000 क्लास B, C, D और हॉल्ट, वहाँ पर 3 चीज़ें हैं। उनके पास बिल्डिंग है, उनके पास पीने के पानी की व्यवस्था है, उनके पास बिजली है। और इसके साथ साथ एक चीज़ है जो किसी संस्था के पास नहीं है, इन सभी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली आज देश में 43,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, जिससे आप कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिसमें टेलीफोनी कनेक्शन हो सकता है। और हमारे समझौता के तहत इस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को निकाल करके गांव देहात में स्किल्स की ट्रेनिंग, कंप्यूटर की ट्रेनिंग का भी मार्ग हम प्रशस्त कर रहे हैं, ताकि वर्चुअल ट्रेनिंग के माध्यम से वहाँ से ट्रेनिंग ले करके और फिर जिन स्थानों पर हम ट्रेनिंग दे सकते हैं वहाँ मूव करें। रेलवेज के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास मैन पावर है, रिसोर्सेज है, तो उसे पूरा अलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका उद्देश्य है कि रेलवे मंत्रालय के साथ ये समझौता करके आप पहुंचने में आपको आसानी होगी, ये माध्यम होंगे, क्योंकि इनके पास ये संस्थागत रूप से 67 साल पुराने संस्थाएं, और 67 साल नहीं, बहुत पुरानी, 100-200 अंग्रेजों के ज़माने से। हमारा मंत्रालय तो मात्र 7 माह पुराना है, लेकिन फिर भी इस बड़े अभियान के तहत, और यही नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और केमिकल के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ
एनवायरमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इस प्रकार से बहुत सारे मंत्रालय इच्छुक हैं और कोयले मंत्रालय के साथ, पावर मंत्रालय के साथ कई सारे एमओयूज हो रहे हैं और इसको बड़े पैमाने पर हम प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं। रूडी जी, आपने जिन योजनाओं की बात बताई और जिस तरह से वो जनता तक पहुंचेंगे वो काफ़ी ज़्यादा उत्साह पैदा करते हैं, एक उम्मीद जगाता है आम आदमी के लिए। लेकिन आम आदमी किस तरह से इन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकता है, कैसे जुड़ सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और बात करेंगे इनसे कि किस तरह से आम आदमी इन योजनाओं के साथ जुड़े। Now the national news channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर खबरें कुछ अच्छी भी हैं, खबरें जो बढ़ाएंगी हौसला और विश्वास, उम्मीद भरी खबरें जो लाएंगी मुस्कान। गुड न्यूज इंडिया। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इस समय राजीव प्रताप रूडी जी से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के बारे में, किस तरह के कदम मंत्रालय उठा रहा है देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। रूडी जी, हम जब अभी बात कर रहे थे जिस तरह से मंत्रालयों को आप जोड़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी जब आपको इस समय बोलते हुए सुन रहा होगा तो वो जानना चाहता है कि वो युवा कैसे जुड़े, उसको कैसे फायदा, जो 12वीं क्लास में है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो स्कूली शिक्षा में हम NSQF तकनीकी शब्द है लेकिन दुनिया भर में सामान्य शब्द है। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत इसको हम लोगों ने एक अलाइन किया और कैबिनेट का डिसीजन हुआ है कि आने वाले दिनों में हर प्रशिक्षण इससे अलाइंड होगा, इसके समकक्ष होगा, समतुल्य होगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी हम चाहेंगे कि अब, और उसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है, कई यूनिवर्सिटीज़ ने लागू किया, कई स्कूल पाठ्यक्रम में लागू हो रहा है कि आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आप कुछ घंटे 9वीं में आप 600 घंटे क्लासरूम, 400 घंटे स्किल्स, 10वीं में आप 500 घंटे क्लासरूम, 500 घंटे ट्रेनिंग, 11वीं में 400 घंटे क्लासरूम और 600 घंटे ट्रेनिंग, और 12वीं में 300 घंटे क्लासेस और 700 घंटे ट्रेनिंग। और इसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट IA और ISC की तरह होगा और नौकरी में भी उसका रिकॉग्निशन होगा, क्योंकि अभी तक इसका नौकरी में रिकॉग्निशन नहीं था। और उसके बाद अगर 5 साल आप किसी उद्योग में काम करते हैं और 5 साल की भी अवधि को एक व्यवस्था कायम की जा रही है जिसके तहत क्रेडिट फ्रेमवर्क में उसे भी पॉइंट्स में जोड़ा होगा। उसके बाद जाकर के 5 साल के बाद भी अगर आप BA करना चाहे या BSc करना चाहे कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के माध्यम से हो रहा है। इसके अलावा जो हमारे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है NSDC, और सबसे बड़ा काम जो इस बार किया गया है कि उद्योग जगत को जो मैन पावर चाहिए उसका परिभाषा बाहर कोई नहीं तय करेगा, और इसीलिए सेक्टर स्किल काउंसिल्स का निर्माण हुआ है NSDC के तहत, जहाँ 33 सेक्टर हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन है, ऑटोमोटिव है, हेल्थ है, इस प्रकार से बहुत सारे सेक्टर्स है। वहाँ इंडस्ट्री लाइक हेल्थ के सेक्टर में डॉक्टर त्रिहन जो दुनिया के भर के विशेषज्ञ हैं वो हेड करते हैं उस काउंसिल को। उसी प्रकार से होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ओबरॉय ग्रुप के जो मालिक हैं, चेयरमैन है, वो करते हैं। तो वो तय करेंगे कि हमें अगर इस प्रकार के काम के लिए अपने होटल इंडस्ट्री में या हेल्थ सेक्टर में आदमी चाहिए तो वो सिलेबस तैयार करेंगे, ट्रेनिंग देंगे और फिर साथ साथ उसको रोजगार देंगे। साहब, आप ये कह रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में पाठ्यक्रमों के साथ साथ ये भी ऑप्शन तमाम उन बच्चों को होगा कि वो अपने को किस क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ। जी, तो एक तरह से पूरे पाठ्यक्रम में भी इसलिए कि जो आदमी पढ़ना नहीं चाहता है उसे जबरदस्ती पढ़ाने की गुंजाइश नहीं रखनी है, और उसको अगर वो नौकरी, उसकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो प्रशिक्षण लेकर नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए हम उसको सहूलियत देंगे, उसको उतना लायक पढ़ा करके, उतना ट्रेनिंग दे करके। और आज इस देश में रोजगार खड़ा है, इंतजार कर रहा है, हमारे पास लोग नहीं है, इस दोनों का मेल कराना है, रोजगार उपलब्ध कराना है, वो हम मानते हैं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं, जहां हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, वहां हम
इस तरह के काम को पाठ्यक्रम और बदलाव के साथ भटक रहे हैं। देखिए, आज जितने इंजीनियर्स बनते हैं और मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं, आज लगभग 17% मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयमेंट हैं और 15% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनको रोजगार नहीं मिल सकता है। तो इस प्रकार की डिग्री की क्या आवश्यकता? हो सकता है कि ITI में अच्छा ऑटोमोटिव ट्रेड करके उसे नौकरी मिल जाए, लेकिन इंजीनियर को नौकरी ना मिले। तो डिग्री लेकर के अगर रोजगार ना मिले तो बड़ी चिंता का विषय है। अच्छी बात है, आपने ITI की भी जिक्र की। 12,000 ITI भारत में। ITI की क्या हालत है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उनको बेहतर करे बिना क्या आपको लगता है इन योजनाओं को आप साकार कर सकते हैं? सबसे बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से जब हमारे विभाग का गठन हुआ तो तमाम 12,000 ITI का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को दे दिया है। अब वो 3 महीने पहले हमारे पास आए। देखिए, कुछ ITIs तो बहुत ही जबरदस्त हैं, बहुत, क्योंकि अब बड़ा कठिन होता है कि एक कमरे के ITI को भी हम ITI समझते हैं और 20 एकड़ के भी ITI को ITI समझते हैं। एक से एक बेहतरीन इस देश में है, चाहे चंडीगढ़ के ITI को देखिए या नेल्लोर के ITI को देखिए या हैदराबाद के ITI को देखिए या ATI को देखिए। सैकड़ों की संख्या में ऐसे हैं, कई सारे IMCs हैं जो सैकड़ों की संख्या में ITIs हैं जो बहुत अच्छा प्रशिक्षण दे रही हैं। तो लेकिन साथ साथ कुछ स्थानों पर ऐसी चर्चा देखने को मिलता है। तो कुछ ना कुछ हम इसमें बड़ी पूरा फिर से ITIs को नया स्वरूप देंगे, सिलेबस में सुधार करना है, नया सिलेबस देना है, ताकि वो ट्रेनिंग अगर ITIs का भी जो फॉर्मेट है उसमें पूरा बदल के, ताकि वो प्रशिक्षण ले और रोजगार मिल जाए, ताकि उसे इंतजार ना पड़े। ITI के जो छात्र हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले वक्त में किस तरह का देखिए, बड़ी तब्दीली होगी? मैं तो ऐसा लक्ष्य रखता हूं कि जो भी व्यक्ति ITI में प्रवेश कर जाएगा उसका रोजगार सुनिश्चित हो, और इसकी संभावना है, चाहे वो भारत के भीतर NCVT के माध्यम से भारत के भीतर हो। दुनिया भर में लोग प्रशिक्षित लोगों का इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास वो ताकत है, सिर्फ वो नौजवानों में हुनर है, गुण है, उनमें सोच है, समझ है, उतने लायक हैं। सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करके उनको थोड़ा सा उस योग्यता को देना है, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। असंगठित क्षेत्र में करीब 10 करोड़ ऐसे श्रमिक हैं जो एक तरह से प्रमाणिकता उनको नहीं है कौशल की, उनके लिए क्या किसी तरह नई व्यवस्था की जा रही है जिसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। पहचान करना है जिन लोगों के पास कुछ ना कुछ अपना हुनर और प्रशिक्षण है। अब ये काम कैसे होगा, इसीलिए भारत की सरकार ने इस पर लक्ष्य रखा है। लगभग 1 करोड़ के आसपास वैसे लोगों को जो समाज में काम कर रहे हैं, अपने हुनर पर काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसके हुनर को रिकॉग्नाइज करके उसको थोड़ा सा अगर स्किलिंग देना है, दे करके उसको सर्टिफिकेट दे, ताकि वो कहीं भी जाए तो वो दिख सके। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसको हम लागू कर रहे हैं, उसमें हर नौजवान को एक सर्टिफिकेट होगा और वो आप QR को स्कैन करके देख सकते हैं कि ये लड़का अगर प्रशिक्षित है तो कितना प्रशिक्षण है। क्योंकि प्रशिक्षण का माध्यम, और हम देश भर में लोगों को और अपने पॉलिटिकल दोस्तों को कह रहे हैं कि इस पर नज़र रखिए। पहले तो मोबिलाइजेशन करना है कि किन लोगों को प्रशिक्षण की ज़रूरत है। मोबिलाइजेशन के बाद क्वालिफिकेशन पैक के तहत संबंधित संस्थाओं से सही ट्रेनिंग देना है, फिर इंडिपेंडेंट बॉडी से उसका असेसमेंट कराना है और सर्टिफिकेशन कराना है, और फिर वैसे असेसमेंट के बाद वैसे लोगों को रोजगार देना है। तो लेबर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारा NSDC का पोर्टल आने वाला है, और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ITI के साथ, ताकि नौजवान को पता हो कि हम कहाँ हैं और नौकरी कहाँ है और उसके लिए मुझे क्या प्रयास करना पड़ेगा इस सबका। और प्रधानमंत्री जी ने इसी दृष्टिकोण से इस बड़े अभियान को प्रारंभ किया है। बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, लेकिन अगर कुछ राज्यों की हम बात करें, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बेरोजगारी का एक तरह से कह सकते हैं कि पैमाना बहुत ही ज्यादा हो गया है। ऐसे में देखिए, उसमें आपका बात मैं समझ गया। पूरे देश में एक लकीर खींच दीजिए, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप देखेंगे पूरा देश का लगभग मोटे तौर पर वेल्थ जो है, संपत्ति जो है, आमदनी जो है, वो बाएं तरफ है। चाहे वो गुजरात, राजस्थान, आप आगे कर्नाटक, नीचे चले केरल में काफ़ी संपत्ति और उद्योग यहाँ है, निवेश यहाँ है। जो देश की गरीबी है वो जिस क्षेत्र में खदान है, चाहे वो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में नीचे तक चले जाएंगे, और कुछ हद तक आंध्र प्रदेश में भी। तो कहीं ना कहीं एक मिसमैच है। तो हमारी संपत्ति एक तरफ और रोजगार एक तरफ, इस दोनों का नक्शा बदलना है। और इसीलिए इस बड़े अभियान को नरेंद्र मोदी जी मानते हैं कि देश का अगर विकास होगा तो सब जगह एक लेवल पर अगर हम इस पूरे काम को नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और इसीलिए बड़ा माइग्रेशन आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से, और ख़ास करके बिहार जो मेरा राज्य है,
35 वर्षों में हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, पहले कांग्रेस का 35 वर्ष का शासन, उसके बाद 15 वर्ष का लालू प्रसाद का शासन जो बिल्कुल समाप्त था, उसके बाद 10 वर्ष का शासन जो नीतीश कुमार जी और हमारे साथ था, और अब हम लोग जात पात की राजनीति में बिहार में वो गड्ढा खोदते चले गए हैं और जहाँ लोग गिरते चले गए हैं। अब शायद समय आ गया है कि बड़ा परिवर्तन हो। देश के नक्शा पर बिहार अभी कहीं नहीं है। हम भले वहाँ के हैं, वहाँ पर खूब बातें करते हैं, लेकिन राजनीति ही वहाँ का प्रेरणा है, विकास वहाँ का प्रेरणा नहीं है। पहली बार हम प्रयास कर रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से और भी क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वो सरकारी जब हमारे हाथ में आएंगी तो बड़ा काम कर देंगे। लेकिन बिहार में एक बड़े क्रांतिकारी कदम की आवश्यकता है जो शायद इस बार बिहार की जनता हमें मौका देगी। रूडी जी, पूरे ग्रामीण भारत की अगर युवाओं की बात करूं तो एक बड़ी समस्या ड्रॉप आउट है। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कभी आर्थिक होते हैं, कभी सामाजिक कारण है। बिहार की भी बात करें तो जो 8वीं और 9वीं का जो बच्चा है, क्या अगले 5 साल के बाद अपने रोजगार के लिए नहीं, 8वीं 9वीं नहीं, वहाँ तो ये स्थिति होती है कि जब मैट्रिक का परीक्षा आता है तो पूरा घर खानदान निकल जाता है उसकी परीक्षा जलाने के लिए। हाल फिलहाल आप टीवी वालों ने एक बड़ा अच्छा दृश्य दिखाया हाजीपुर में, जहाँ लोग खिड़की पर चढ़ करके अपने बच्चों को पर्ची दे रहे थे, पूरा देश देख रहा था। शायद बिहार के नेताओं को इस बड़ा पसंद आता है कि इस प्रकार की व्यवस्था है, और लालू यादव तो ये भी कहते हैं कि इसकी तो खुली छूट होनी चाहिए। वैसी स्थिति में क्या होता है, वहाँ लोग मैट्रिक बनाना, IAS बनाना, BA, ताकि वो उसकी अपनी हैसियत बने कि ये पढ़ा लिखा है, चाहे वो रोजगार के लायक हो कि ना। तो इसी चीज़ को बदल करके हम लोगों को उस दिशा से एस्पिरेशनल बनाना है कि आदमी जो प्रशिक्षित हो, जिसके हाथ में हुनर हो, जिसकी हम नारा देते हैं हुनर है तो कदर है, और वो उसकी पहचान हो। इस दिशा में जब तक हम नहीं पहुंचेंगे, और देश भर में काम करने वाले इस प्रकार के मजदूर और जिस प्रकार के लोग पूरे बिहार उत्तर प्रदेश से निकल के जाते हैं, शायद हम उनको वहीं रोकें, वहीं उद्योग लगाएं, वहीं प्रशिक्षण दें, वहीं रोजगार दें, वहीं उनके हालात अच्छे हों। ये बड़ा एक चुनौती है जिसको हम पूरा करना चाहेंगे, लेकिन इन सब राज्यों में कठिनाई है। कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से युवा 8वीं 9वीं 10वीं का कैसे जुड़ सकता है? देखिए, वो ड्रॉप आउट है, और उसके बाद हम लोगों ने इस काम को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत से ये लगभग 24 लाख लोगों के बारे में चर्चा की है। तो NSDC ने अपने ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के माध्यम से हर जगह इसके मोबिलाइजेशन काम कर रहे हैं, उनका नाम लिख रहे हैं। मैं ऐसे गया, लेमन ट्री नाम का एक संस्था है जो नवादा हमारे यहाँ से, वहाँ के लोगों को मैंने देखा कि बेंगलोर के पास, हैदराबाद के पास एक स्थान पर उनकी ट्रेनिंग हो रही है और बड़े बड़े इक्विपमेंट्स चला रहे हैं, ट्रेनिंग हो रहे हैं ऑन साइट। तो जब तक ये सब लोगों का एक, और इसलिए बिहार में 40 स्थानों पर हम कौशल विकास केंद्र की स्थापना की बात कर रहे हैं, जो सांसदों की बड़ी भूमिका होगी उसमें, और यहाँ इनकी पहचान करके जिनका प्रशिक्षण हम वहाँ कर सकते हैं वहाँ करेंगे, और जिनके प्रशिक्षण वहाँ नहीं कर सकते हैं उनको बाहर भेजने का प्रयास करेंगे, और नौकरी उनके सामने रखेंगे। जो जिस लायक होगा उस लायक नौकरी हो जाएगा, ये हमारा प्रयास है। एक विशेष नीति का भी की शुरुआत होने जा रही है, इसकी आवश्यकता क्या थी? देखिए, आज तक इस देश में कोई नीति निर्धारित नहीं था। एक मिशन जिसको प्रधानमंत्री लॉन्च कर चुके हैं, करेंगे, और इसका कैबिनेट डिसीजन हो चुका है, और दूसरा है पॉलिसी। आखिर ये मिशन को पूरा करने के लिए पॉलिसी की नीति क्या होगी, इस दोनों का और इसलिए हम लोगों ने कॉमन फ्रेमवर्क भी, ताकि इस देश में हर विभाग अपने अपने तरीके से अपना स्किलिंग कर रहा था। मानक अलग था, खर्च अलग था, टाइम ड्यूरेशन अलग था। कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया। हमें विश्वास है कि राज्य सरकारें भी चल करके इसको स्वीकार करेंगी, और इसे अभियान के रूप में चलाना पड़ेगा, तभी जाकर जो पिछले 67 वर्षों का बैकलॉग है उसको हम पूरा कर सकते हैं। रूडी जी, इस योजना में महिलाओं के लिए भी संभावनाएं ज्यादा हैं। उसकी एक वजह, कुटीर उद्योग में ज्यादातर महिलाएं हैं, वो चाहे अचार बनाना हो, कालीन का उद्योग हो, ये सारे वो उद्योग है, कुम्हार है, ये वो है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेकिन वो में है, उनका भी एक है, उनको भी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग करना है, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो फिजिकली चैलेंज जिसे हम कहते हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे कमजोर जाति। हमारी सरकार संकल्प के साथ गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार महिलाओं के लिए संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, और कहीं भी हम लोग इसमें अपने पद से डिगने वाले नहीं। तो आपके हिसाब से अब आप अगर भारत की जनसंख्या में से अगर किसी एक लड़के को जो 22 साल का हो, अगर आप उसे चिन्हित करेंगे तो उसके पास क्या क्या चीजें होंगी? उसके पास तो वो बेरोजगार होगा। अगर बेरोजगार होगा तो हमारे पास आएगा, उसकी अपनी जो क्षमता है उसको पहचान करके उसको 2 महीने की 3 महीने की ट्रेनिंग दे करके, और कहाँ वो रोजगार पा सकता है वहाँ तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से जो बातें आपने बताई राजीव प्रताप रूडी जी, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में भारत की ओर तमाम देश देखेंगे कि प्रशिक्षित युवा उन्हें मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डी न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू।